नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। आप सभी का स्वागत है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज में, जिसमें हम 7th एडिशन कवर कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। ये हमारा उस सीरीज का तीसरा वीडियो है, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले के वीडियो आप कवर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, यदि आपने कवर नहीं किए हैं तो। लेट अस स्टार्ट। अभी तक हमने क्या कवर किया था? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, जो वहां की पॉलिटी को गवर्न करने का सिस्टम बताता है। ठीक है, देन फिर इसके बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में। फिर हमने कहा कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1934 में पहली बार अमन रॉय के द्वारा दी गई थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। 42 में क्रिप्स मिशन आता है और 46 में कैबिनेट मिशन के अंदर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण होता है और जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पे बेस्ट थी, उसमें से कितनी सीट्स थी? लगभग 389 सीट थी उसमें, एंड एक सीट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसको तीन पॉपुलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट उस समय चला आ रहा था। जनरल में हमने इंक्लूड किया हिंदी वगैरह, हिंदूज हैं, सिख्स है, जैन, सिख नहीं जैन है, बुद्धिस्ट है, वो सब इंक्लूड किए गए थे। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने देखा कि वो पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी थी। पार्टी इलेक्टेड क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंस के नुमाइंदे थे, वो क्या है, इलेक्ट होके आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के द्वारा। और जो पार्टी नॉमिनेटेड थी, यानी कि राजा महाराजाओं के द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया था मेंबर्स को। ठीक है, फिर हमने देखा कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविडेंस है, उसकी 292 सीट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी और चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस की 4 सीट्स थी। तो टोटल 389 सीट हो जाती है बिफोर पाकिस्तान के सेपरेशन से पहले। ठीक है, पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद इनकी सीट्स है वो कम हो जाती है, 90 इससे कम हो जाती है, तो 200 ये रह जाती है, लगभग 299 के करीब रह जाती है, जिसमें से बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1940 को। सचिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। ठीक है, लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है नेहरू जी के द्वारा, 13 दिसंबर 1940 को मूव किया जाता है, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, एंड आगे चल के जिसको मॉडिफाइड फॉर्म में प्रियम्बल मान लिया जाता है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इंडिया को सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर करती है। देन नए स्टेट्स बनेंगे, उनका क्या एरिया रहेगा, उसके बाद में पावर का सोर्स बताती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देन ये सारी बातें हैं, वो राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स इंडियन को कौन कौन से दिए जाएंगे उसके बारे में बात करती है। ठीक है, फिर हमने ये जो रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो 22 जनवरी 1947 को इसको द्वारा यूनानिमसली, जो एकमत के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को डेट याद रखनी है, कब उसको मूव किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1997 आता है, जिसमें कुछ चेंजेस बनाए जाते हैं। तो असेंबली जो कि अभी तक फुल्ली सॉवरेन बॉडी नहीं थी, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में क्या है, वो सॉवरेन बॉडी बन जाती है, एंड असेंबली वाज बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया जाता है। यानी कि जो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वो 2 तरह से काम करती है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी एंड एज वेल एज जो डे टू डे लॉ मेकिंग बॉडी की तरह, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते हैं, और लेजिस्लेटिव बॉडी की जब मीटिंग होती है तो जीवी मावलंकर साहब चेयर करते हैं। और जीवी मावलंकर साहब भारत के पहले स्पीकर भी रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर अदर फंक्शन जो परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने क्या है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना जाता है 24 जनवरी 1950 को। ये सब बातें हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो 11 सेशन हुए थे प्लस एक और सेशन, टोटल 12 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया गया था 114 दिन के लिए। ठीक है, तो टोटल जो खर्चा आया था वो 64 लाख रुपीज कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो खर्चा आया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट सेशन होता है, फाइनल सेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में ये एंड नहीं होती है, परंतु ये पार्लियामेंट की तरह काम करती है अंटिल न्यू पार्लियामेंट बन जाती है। तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो उसके अंदर कुछ मेजर कमेटी बनाई गई थी और कुछ माइनर कमेटी बनाई गई थी। तो 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी। कौन कौन सी बनाई गई थी? यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंदर बनाई गई थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर में बनाई गई थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो बनाई गई थी सरदार पटेल के अंडर में, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंडर में। ठीक है,
देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, वो सरदार पटेल जी के अंडर में बनाई गई थी। इसके अंदर 5 सब कमेटी थी। तो फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी वो जेबी कृपलानी साहब ने हेड की थी, और माइनॉरिटी सब कमेटी थी वो एस मुखर्जी साहब ने हेड की थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम की जो कमेटी थी वो हेड की गई थी गोपीनाथ बारदोली जी के द्वारा। देन एक्सक्लूडेड एंड पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी थी वो एवी ठक्कर साहब के द्वारा हेड की गई थी, और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर एरिया ट्राइबल एरिया वाली कमेटी थी वो भी बनाई गई थी। तो 5 ये सब कमेटी हमने देख चुके हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड की गई थी, एंड स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई थी। ठीक है, देन स्टीयरिंग कमेटी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 की हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। ये हम पिछले लेक्चर में सब कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, ये सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के मेंबर 1946 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट मिलती है 208, एंड उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 मिलती है, 8 इंडिपेंडेंट होते हैं और बाकी सारी पार्टीज है 1 मेंबर आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड कौन सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था वो हिंदुओं का था 163 सीट्स थी, मुस्लिम की 80 सीट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन था। उसके अलावा 6 की 4 सीट्स थी, एंग्लो इंडियन का 3 थे मेंबर्स थे, पारसीज के 3 मेंबर थे, 296 टोटल हो गए थे। ठीक है, देन ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे माइनर कमेटीज। ठीक है, तो माइनर कमेटीज हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो माइनर कमेटीज बनाई गई थी बहुत सारी माइनर कमेटीज, जिसमें से पहली माइनर कमेटी थी जिसका नाम था फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो ये हम इसलिए कवर कर रहे हैं, कोई और कवर नहीं करता है ये। ठीक है, हम जो कवर कर रहे हैं ये पीसीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है वो पीसीएस के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन पीसीएस में 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर को। तो पहली जो माइनर कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, वो बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में। ठीक है, दूसरी क्रेडेंशियल कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अंडर में इसको बनाया गया था क्रेडेंशियल कमेटी। हाउस कमेटी पी पिताबी सीतारामैया के अंडर में बनाई गई थी, पी पिताबी सीतारामैया के अंडर में हाउस कमेटी बनाई गई है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, यानी कि हाउस का बिजनेस कैसे चलेगा वो बनाई गई थी, किस ऑर्डर में लेना है, के मुंशी साहब के अंडर में ये बनाई गई थी ये कमेटी। माइनर कमेटी है। ठीक है, तो मेजर कमेटी के नाम याद रखने हैं, माइनर के याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग पे जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में बनाई गई थी। तो आप लोग इसको गौर से देखिए कौन कौन सी किस्तें बनाई हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी है वो अलादी कृष्णवैया कृष्ण स्वामी अय्यर, एंड हाउस कमेटी सीतारामैया के अंदर में है, एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा भी थी बहुत सारी। तो कमेटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो बनाई गई थी जीवी मावलंकर के अंडर में। उसके अलावा एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एडहॉक कमेटी वो बनाई गई थी एस वारदाचारी के अंडर में बनाई गई थी, एस वारदाचारी। तो एस वारदाचारी थे, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना है कि ये इसके मेंबर नहीं थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस से जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी पी सीतारामैया के अंदर बनाई गई थी, पिताबी सीतारामैया। ठीक है, प्रोविंसेस के लिए जो कमेटी किसके अंदर बनाई गई थी वो आप बताओगे। देन ईस्वी में क्या है, एक माइनर सब कमेटी है जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 होते थे उस टाइम, उसके अंदर ये बनाई गई है पिताबी सीतारामैया के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कमेटी है वो पहली जो मेजर कमेटी थी वो बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, और उसके फाइनेंशियल प्रोविजन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो नलिनी रंजन सरकार के अंडर में बनाई गई है। नलिनी रंजन सरकार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया गया था अस्केधार, तो अस्केधार के अंडर में बनाया गया था। ठीक है, अस्केधार भी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, परंतु इसमें जो बाद में हम चल के देखेंगे तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन किया जाता है 1956 में, तो ये इनका बड़ा रोल रहता है अस्केधार कमीशन में। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन है वो किसके अंडर बनाया गया है, अस्केधार के अंडर में। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर प्रेस गैलरी कमेटी बनाई गई थी उषा नाथ सेन के अंडर में, प्रेस गैलरी कमेटी किसके अंदर बनाई गई है, उषा नाथ सेन के अंडर में। देन एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप पे जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी एस वरादाचारी के अंदर बनाई गई है, ये अगेन ये नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इनके अंदर में 2 कमेटी बनाई गई थी, 2 माइनर कमेटी।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। तो इसके बारे में इसके सारे मेंबर याद होने चाहिए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे पीसीएस में पूछा गया है कौन कौन से मेंबर थे इसके, तो इसके मेंबर तो याद होना जरूरी है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कब बनाया गया था इसको, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। 29 अगस्त 1947 डेट याद रखनी चाहिए आपको, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, ठीक है। उसके दूसरे मेंबर थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, तो अंबेडकर साहब के अलावा गोपाला स्वामी अयंगर भी इसके मेंबर थे। इसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके अलावा के एम मुंशी साहब इसके मेंबर थे। देन सैयद मोहम्मद सदुल्ला भी क्या है, इनके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। 6th मेंबर थे माधव राव जी ने रिप्लेस किया था बीएल मित्र को। बीएल मित्रा जी की हेल्थ है वो खराब हो गई थी, उसके बाद में इनिशियली बीएल मित्र को मेंबर बनाया गया था, परंतु उनकी क्या है हेल्थ खराब होने के कारण उनको रिप्लेस कर दिया गया था माधव राव जी के द्वारा, ठीक है। 7वें जो मेंबर थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी, तो इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को पहले मेंबर बनाया गया था, जिनकी डेथ हो जाती है 1948 में। फिर 1948 में उनको रिप्लेस करते हैं टीटी कृष्णामाचारी साहब। तो टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए, 7 और 2 9, ठीक है। तो वैसे टोटल 7 हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्लेस होने के बाद ये 2 और तो इन एसोसिएटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा इसके साथ एसोसिएट रहा था, तो हमको भी इन 2 मेंबर को भी क्या है हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कौन कौन से 7 मेंबर ये याद रखने पड़ेंगे, बी आर अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर साहब, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला एंड माधव राव जी एंड टी कृष्णामाचारी जी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक ही उनमें से क्या है एक पर्सन था वो कि कौन कौन कांग्रेस का मेंबर था, इनमें से एक ही बंदा है वो कांग्रेस का मेंबर था, वो कौन सा था आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये हम देखते हैं इसमें, ये पीछे पुराने पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है हर साल, ठीक है। तो एन गोपाला स्वामी ये क्या मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये थे। जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं थे, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये मेंबर थे। सरदार पटेल जी मेंबर नहीं थे, ठीक है, सरदार पटेल साहब है वो मेंबर नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू और 2 और 4 नहीं होगा, तो 2 और 4 इसमें से हटा दें हम, तो 4 गया 1 एंड 3, तो C4 कलकत्ता इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इनमें से कौन मेंबर नहीं था, तो मोहम्मद सदुल्ला साहब है ये मेंबर थे, हमने अभी देखा है। के एम मुंशी साहब है ये भी मेंबर थे। ए के अय्यर साहब है मेंबर थे, ठीक है। तो गोपाला स्वामी अय्यर साहब, ठीक है। देन जवाहरलाल नेहरू डी फॉर दिल्ली इसके मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं, तो आपको ये मेंबर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी, कब सेटअप की थी ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं आप। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी को बनाया गया था, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये डेट याद होनी चाहिए 29 अगस्त 1947, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, कब तैयार हो गया था उसको इनैक्टमेंट बोलते हैं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ आता है तब, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जब ये ने जो पहला ड्राफ्ट बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन, असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 नवंबर 1948 के बाद। 1948 को इसको फर्स्ट जो ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, एंड फिर उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग होती है। द असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको जनरली इसको बिल को डिस्कस किया था, फॉर 5 दिन तक के लिए इसको डिस्कस किया गया था टिल 9 दिसंबर 1948 को। तो डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था कब, 4 नवंबर 1948 को पहले रीडिंग होती है। फिर उसके बाद में इसकी सेकंड रीडिंग होती है, जिसमें क्या है क्लोज बाय क्लोज एग्जामिनेशन होता है इसके एक आर्टिकल का, ठीक है। स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर को ये स्टार्ट होता है, एंडेड ऑन 17 अक्टूबर 1949। तो इसमें लगभग 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे और 4273 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। तो 7000 से ज्यादा अमेंडमेंट इसमें प्रपोज किए गए और लगभग 2500 के करीब क्या है ये इनको डिस्कस किया गया था। एंड फिर बाद में इसके बाद में क्या है सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
जिसको हम अडेप्ट करते हैं। थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर को थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या है फिर अमेंडमेंट के बाद में इंक्लूड करने के बाद सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है, फिर उसकी थर्ड ड्राफ्ट की जो रीडिंग है वो स्टार्ट होती है, थर्ड रीडिंग। एंड तभी डॉक्टर अंबेडकर एक मोशन मूव करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। तो ये मोशन किसके द्वारा है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, ये मोशन मूव करते हैं और इसके मोशन के बाद में क्या है, ये पास कर लिया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, उसको मान लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हो गया है, वही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। The motion on the draft constitution was declared to be passed on 26 नवंबर 1949 को। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, उसको मान लिया गया कि वो पास कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो उस दिन क्या है, ओनली 284 आउट ऑफ 299 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, पर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द डे एंड साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को जब साइन किया गया था तब उसमें 284 लोगों ने साइन किए हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे 284 लोगों के साइन है, ठीक है, यानी कि जो नुमाइंदे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के, जो कि रिप्रेजेंटेड थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो 284 लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन है एंड जो टोटल मेंबर हुआ करते थे 299, ठीक है। तो ये जो साइन किए गए थे वो किए गए थे 24 जनवरी को, ठीक है। तो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको पास कर देती है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जब फोर्स में नहीं आता है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे कैसे होता है, लागू कब होता है। तो बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर को, परंतु ये लागू नहीं होता है उस दिन, ठीक है। तो सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेनिंग टू सिटीजनशिप, यानी कि जो कौन कौन से हमारे देश के नागरिक होंगे, सिटीजनशिप, इलेक्शन, यानी कि देश में इलेक्शन कैसे होगा, क्या सिस्टम रहेगा, प्रोविजनल पार्लियामेंट है वो कौन रहेगी, ठीक है, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल, किस तरह के टाइटल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविजन थे, लाइक जो सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी आर्टिकल्स है 60 है, 324 इलेक्शन से रिलेटेड है, 366, 367, 379, 380, 381, 392, 393, ये 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, फोर्स में लागू कर दिया जाता है इन एक्ट को। तो कौन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया जाता है, ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस हैं उनको लागू किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से प्रोविजन, सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन है, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है हमारी, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है जब तक हमारी जो पहली देश की इलेक्शन नहीं होते हैं जब तक, और वो जो नई पार्लियामेंट बनके आती है तब तक वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। एंड टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है, शॉर्ट टाइटल है, ये सारे जो प्रोविजन है इसमें मेंशन है वो क्या है, फोर्स में आ जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। एंड बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 आगे चल के 26 जनवरी को फोर्स में आता है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है कब फोर्स में आते हैं, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आते हैं, ठीक है। एंड इसको बोला जाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 26 जनवरी 1950 है डेट ऑफ कमेंसमेंट। एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, हम 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को हम बनाते हैं संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था और फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी को, एंड इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। तो ये हमने क्यों चुना, इसको क्यों चुना, तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आएगा 26 जनवरी को, क्योंकि 1929 जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होती है कि हम उस दिन 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, वहां पे कांग्रेस डिक्लेयर करती है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिक्लेयर करती है कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या है, 26 जनवरी 1930 को अपना पहला, भारत का पहला संविधानता दिवस बनाएंगे, यानी कि हम जो हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी 1930 को बनाएंगे। तो इस बात का इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि इस बात की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने क्या है 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और हम इसी को क्या है रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं अभी, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन कांग्रेस, तो इसके बाद में कांग्रेस की ये जो मेंबर कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने से पहले क्या है, कांग्रेस ने अपनी एक
एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, ठीक है। तो वो बताएगी कि वो मटेरियल प्रोवाइड करेगी कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा ना, तो किस किस को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी बातें इसमें की गई थी। तो कांग्रेस के द्वारा 8 जुलाई 1840 को कॉन्स्टिट्यूशन 8 जुलाई 1840 को कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाती है अपनी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर करने के लिए बनाती है, ये अपने इंटरनल डिस्कशन के लिए। एंड हम देख चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, वो मल्टी पार्टी बॉडी थी, ठीक है। उसमें कांग्रेस के भी नुमाइंदे थे और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे और बहुत सारी पार्टीज के नुमाइंदे थे, ठीक है। तो कांग्रेस की ये अपनी कमेटी है, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस में कौन कौन से मेंबर थे? जवाहरलाल नेहरू ने इसको हेड किया था, इस कमेटी को। बाकी जो मेंबर हम देख लेते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आसफ अली, के एम मुंशी, अन गोपालास्वामी अयंगर, देन केटी साहब, टी आर गार्जिल, उसके अलावा हुमायूं कबीर, उसके अलावा के संथानम, ठीक है। उसके अलावा कृष्णा कृपलानी कृष्णा कृपलानी को क्या है, इसका कन्वीनर बनाया गया था, अनकॉप्टेड एज अ मेंबर, इसको बाद में इंक्लूड किया गया था जो कृष्णा कृपलानी को, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पे कृष्णा कृपलानी जी को ऐड किया गया था। तो कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें से 1940 में इसको बनाया गया था, उसमें इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी ये मेंबर आप देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, आसफ अली, के एम मुंशी साहब, गोपालास्वामी अयंगर, केटी साहब, गार्जिल साहब, देन हुमायूं कबीर, के संथानम एंड कृष्णा कृपलानी, ठीक है। तो इन कृष्णा कृपलानी को कन्वीनर भी बनाया गया था इसको। तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनके तैयार हो जाता है। उसका हिंदी टेक्स्ट क्या था? एक तो इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, उसी दिन क्या है हिंदी में भी टेक्स्ट को बनाया गया था, ठीक है। तो दो भागों में बनाया गया था, एक हिंदी के लिए बनाया गया था, दूसरा इंग्लिश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो हिंदी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, वो देखते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो जो ओरिजिनल संविधान बना था वो इंग्लिश में बना था और उसमें कोई प्रोविजन नहीं था कि जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या है, अथॉरिटेटिव होगा या नहीं, ठीक है। तो लेटर ए प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो संविधान जो बन के तैयार हो गया था हमारा, तो उसमें क्या है बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। एंड फिर हिंदी का यूज करने के लिए हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उतना ही वो वैलिड हो, उतना ही वैध हो, उसी के लिए क्या है हिंदी टेक्स्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का फिर अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उसके द्वारा इस जो हिंदी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको क्या है, इसको वैध घोषित किया गया, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट घोषित किया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है ये आपको याद रखना है, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा, ठीक है। द अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल ऐड किया। 58 अमेंडमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 394A ऐड किया। तो आर्टिकल 394A किसके द्वारा ऐड किया गया था? 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। उसने एक जो पार्ट है, तो इसमें एक 394A को कौन से पार्ट 22 में ऐड किया गया था, पार्ट 22। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, उसमें से लास्ट पार्ट में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 394A क्या कहता है? वो कहता है कि जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होगी। तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये याद रखना है कि द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो अंडर आर्टिकल 394A है उसके अंदर जो पावर है, यानी कि किसको दी गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में हिंदी टेक्स्ट होगा, उसको जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट घोषित करने की पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है या प्रेसिडेंट को दी गई है? तो आपको याद रखना है कि वो प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट shall cause to be published under his authority the translation of constitution in Hindi language। तो हिंदी लैंग्वेज में जिसका जो है ट्रांसलेशन प्रेसिडेंट करवाएगा। एंड द मॉडिफिकेशन which are necessary to bring in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the central act in Hindi can be made in it, or the amendment of the constitution made before such publication should be incorporated in। जो भी ये बन के तैयार होता है उसको सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जितने भी अमेंडमेंट किए जाते हैं उनको भी हिंदी अनुवाद ये प्रेसिडेंट करवाएगा, ठीक है। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। तो जो भी इंग्लिश में बना है उसका हिंदी में अनुवाद करवाया जाएगा। तो ट्रांसलेशन पार्ट आर्टिकल 394A का पार्ट 2 है, वो क्या बोलता है? द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ हिंदी। ओरिजिनल टेक्स्ट जो इंग्लिश में था उसका जो मीनिंग है
और जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उनका जो मीनिंग है वो दोनों का सेम होगा, ये दोनों का सेम माना जाएगा, उनकी पावर है, उनको इक्वली लीगल माना जाएगा। इन एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर, यदि कोई डिफिकल्टी अराइजेज होती है तो प्रेसिडेंट सेल काज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज। तो प्रेसिडेंट क्या है, वो जिम्मेदारी किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदी टेक्स्ट है, जो हिंदी में जो बुक पब्लिश होगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको क्या है, प्रेसिडेंट है वो क्या है, उसको रिवाइज करेंगे, ये जिम्मेदारी इनको दी गई है। द ट्रांसलेशन थर्ड 294A का थर्ड क्या कहता है, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल द पर्पस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी कि जो टेक्स्ट तैयार होगा उसको अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा हिंदी में, ठीक है, इक्वली वैलिड होगा वो। तो क्रिटिसिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के तैयार होगी तो उसका फिर क्या है, क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था। क्यों क्रिटिसाइज किया था ये हम देखते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो ये बोलता है कि पहला कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, यानी कि सारे भारतीयों ने इसको मिलकर लोगों को चुना नहीं था, ठीक है, एंड तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी उस टाइम में लागू नहीं थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने 10% लोगों को क्या है, केवल 10% लोगों को फ्रेंचाइजी दी थी, तो ये एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ये तो हम कह सकते हैं कि ये सही है, ठीक है। देन नॉट ए सोवर्जन बॉडी, ये इनिशियली सोवर्जन बॉडी नहीं थी, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्लान के बाद में इसको बनाया गया था, परंतु जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है तब ये क्या है, सोवर्जन बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाता है इसको। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये वैलिड नहीं रहेगा। तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग, तो ये बोलता है कि 2 साल से लेके 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। एंड तो इसने क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। तो नजरुद्दीन अहमद है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा था, इसलिए क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी को उसने बोला था कि ड्राफ्टिंग कमेटी को उसने ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला था, यानी कि जो ओरिजिनल टारगेट दिया गया था उससे वो ड्रिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसको। तो नजरुद्दीन अहमद ने ये याद रखना है कि किसने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला है, तो ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला है नजरुद्दीन अहमद के द्वारा, और नजरुद्दीन अहमद साहब है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे, ठीक है। तो जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, तो ये इसमें ज्यादा कांग्रेस की सीटें थी, तो ये डोमिनेट की गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। एंड ये इसमें जो लॉयर है, पॉलिटिशियन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनका डोमिनेशन था, यानी कि वकीलों का डोमिनेशन था, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही होता है। एंड डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो ये भी कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी वो हिंदूज का इसमें डोमिनेशन था। अभी हम देखें तो कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल थे। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 395 जो बन के तैयार हुआ था, तो कितने 395 आर्टिकल थे, और 22 उसमें पार्ट थे, 22 पार्ट, और कितने शेड्यूल थे आप मेरे को बताओगे, ठीक है, कितने शेड्यूल थे, ठीक है। तो उस यूएसए के जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, उसको लगभग 4 महीने से कम का टाइम लगा था, तो उसको 4 महीने से कम के टाइम में उसने बना दिया था, और उसमें 7 ही आर्टिकल थे। तो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएस वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको केवल 4 महीने का कम का टाइम लगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा, ठीक है। दूसरा जो हम देखें तो कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 147 आर्टिकल थे, और उसको टाइम लगा था 2 साल 6 महीने का टाइम लगा था। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 128 आर्टिकल थे, और उसको टाइम लगा था 9 साल का टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल थे, और इसको लगा था 1 साल का टाइम, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगा था 2 साल 2 ईयर 11 महीने और 18 दिन का टाइम। तो ये इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, बाकी को हम यूएसए को छोड़ के बाकी को कंपेयर करें तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, ठीक है। एंड इसको स्टडी किया था 60 से ज्यादा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने 60 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और सबसे अच्छा पॉइंट्स है वो उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया था, और इसलिए इसको बोरोड बैक भी कहा जाता है कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन वो भी क्या है, सही क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसका टाइम लगा था, ठीक है, इतना टाइम लगा। तो क्रिटिसिज्म हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, नॉट ए सोवर्जन बॉडी। देन टाइम कंज्यूमिंग, नजरुद्दीन साहब के अनुसार ये ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया उसने इसको। देन डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ठीक है। तो हिंदूज का डोमिनेशन है ये, इसमें हम इसमें और पॉइंट ऐड करें तो ग्रानविले एस्टिन ने क्या कहा था, क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री दी थी। तो ग्रानविले एस्टिन क्या है, ये ग्रानविले ऑस्टिन है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को इसने स्टडी किया था, एंड इसने बोला था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी,
तो वन पार्टी बॉडी, इन एसेंशियली इट वाज वन पार्टी कंट्री, ठीक है। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बोला था कि असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें कांग्रेस का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था एंड कांग्रेस ही उस टाइम क्या है, इंडिया थी। ये कहना था ग्रेनविले ऑस्टिन का, ठीक है। ये ग्रेनविले ऑस्टिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने स्टडी किया है। उसके अलावा जो सेकंड क्रिटिसिज्म देखें तो लॉर्ड विस्काउंट सीमन ने क्या बोला था। इसने बोला था कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इसको बोला है ए बॉडी ऑफ हिंदूज। तो किसने बोला है, याद रखना है, लॉर्ड विस्काउंट सीमन ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इट इज ए बॉडी ऑफ हिंदूज, हिंदूज की बॉडी है, इसमें हिंदूज का डोमिनेशन है। एंड विस्टिन चर्चिल, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विस्टिन चर्चिल ने यह कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है एक मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, सब पॉइंट्स में, जहां पे हमने देखा था कि हिंदूज की ये बॉडी है वहां पे इसको लिख सकते हैं, और जो इसमें जो वन पार्टी का डोमिनेशन था वहां पे हम ग्रेनविले ऑस्टिन का नाम लेके ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है, तो ठीक है। बॉडी ऑफ हिंदूज किसने बोला है, लॉर्ड विस्काउंट सीमन ने, आपको बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप मेरे को पीछे पीछे आंसर दीजिए। विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला है, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इसने क्रिटिसाइज करते हुए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा से रिलेटेड है, ठीक है। तो एलिफेंट था, एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारी संविधान सभा का सिंबल क्या था, एलिफेंट था। ये इमेज में दिखाया गया है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल था ये, ठीक है। ये आप बड़ी पिक्चर है, तो ये एलिफेंट वाज चोजन है सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो सील थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसका जो सिंबल है उसको चुना गया था एलिफेंट को, ठीक है। भारत का जो क्या है, हेरिटेज एनिमल भी है, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। एंड आप बताओगे कौन से में ये क्या है, एंडेंजर्ड है या फिर कौन सा है आईयूसीएन लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज सर बीएन राव। तो बीएन राव को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इनको बीएन राव हैं, ये इनकी इमेज बताई गई है, ठीक है। तो इनको लीगल एडवाइजर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, किसे अपॉइंट किया गया था, बीएन राव साहब को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज, याद रखना है ये सारे फैक्ट। तो एचवीआर अयंगर साहब, एचवीआर अयंगर है, वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सेक्रेटरी कौन थे, एचवीआर अयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो ये अयंगर साहब को सेक्रेटरी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो ये फैक्ट कम लोगों को याद होगा, तो आप याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट इज एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन, मुख्य जो ड्राफ्टमैन था वो कौन था, एस एन मुखर्जी साहब थे, वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, एंड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नेक्स्ट इज, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, और इटालिक टेक्स्ट में इसको लिखा गया था। ये ब्यूटीफुल डेकोरेशन भी किया गया है, इसको देखो कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। ये किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राजजादा है, वो कैलीग्राफर थे, यानी कि उन्होंने लिखा था ब्यूटी इटालिक स्टाइल में इनको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, हैंड रिटन, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा कैलीग्राफर थी, एंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन इटालिक स्टाइल में इसको लिखा गया था, ठीक है, इस स्टाइल में, ठीक है। फिर इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट भी किया गया था। तो ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया था। ये देखो, ये पेंटिंग वगैरह बनाई गई है ना साइड में, ये बहुत अच्छी सी पेंटिंग्स हैं साइड में, ठीक है। तो इसको ब्यूटीफाई किया गया था और डेकोरेट किया गया था बाय आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मठ बनाया गया था, उसके जो आर्टिस्ट थे लाइक नंदलाल बोस जी हैं और राम मनोहर सिन्हा जी हैं। तो नंदलाल बोस एंड ब्यूहार राम मनोहर सिन्हा जी, तो ये नंदलाल बोस हैं, इनके नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा इनको क्या है, ब्यूटीफाई किया गया था, डेकोरेट किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा illuminated and beautified the original preamble calligraphed by the प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये यानी कि इन्होंने कैलीग्राफ यानी कि लिखना था, इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटालिक में, उसको फिर ब्यूटीफाई किया गया था इनके द्वारा, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, जो हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी कैलीग्राफी की गई थी किसके द्वारा, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इसकी कैलीग्राफी की गई थी, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन की हमने देखा है किसके द्वारा की गई है,
प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, और हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी है वो की गई है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ये भी याद रखना है, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी वर्जन की क्या है कैलीग्राफी की गई थी। एंड एलिगेंटली इसको डेकोरेट किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है, नंदलाल बोस जी के द्वारा। फिर हम देखते हैं अभी इसमें टेबल दी हुई है, तो कौन सी प्रोवेनियंस यानी कि कौन से कितने मेंबर हैं, ये कभी कभी पूछ सकते हैं पीसीएस में। तो इस टेबल में हम देखें तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था कौन से प्रांत का था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यूपी का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहा था, 55 मेंबर यूपी से आए थे, क्योंकि सबसे बड़ा यही था, ठीक है। उसके बाद में मद्रास का रहा है 49, ठीक है। उसके अलावा 36, 55 इसका हो गया, 55 यूपी का यूनाइटेड प्रोविंस का, देन 49 मद्रास का है, बिहार का 36 है। तो आप इस टेबल को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा याद रखना है यूनाइटेड प्रोविंस का है, ये तो याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे मद्रास का है, तीसरे पे बिहार का है। तो बाकी भी और भी टेबल है इसमें, सबका दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो 12 सेशन हुए थे उसमें से पहला जो सेशन है वो कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। उसके अलावा सेकंड सेशन है वो 1947 में हुआ है, थर्ड सेशन 1947, फोर्थ भी 1947 में, पांचवा सेशन है वो भी क्या है, 4 सेशन हुए थे 1947 में, ठीक है। एंड 6 से लेके 8 तक जो सेशन है, छठा सेशन है वो 1948 को हुआ है, सातवां है वो 1949 में हुआ है, ठीक है। ये सारे सेशन हुए हैं, ठीक है। 11वां सेशन है 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। और फाइनली जो 12वां सेशन हुआ था जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जहां पे क्या है 24 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए गए थे। हमने देखा है कितने मेंबर्स ने साइन किए थे, आप मेरे को बताओगे कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को, इसको जब मेंबर ने अपने साइन किए थे इस पे, ठीक है। तो आर्टिकल्स बताए हुए हैं इसमें, कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। 393 से जो आर्टिकल हमें याद रखने हैं वो शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड है। कमेंसमेंट से जो आर्टिकल है वो 394 से रिलेटेड है। एंड 394 ए हमने जो अभी डिस्कस किया है वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 394 ए, यानी कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज है। एंड 395 है यानी कि रिपील्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इसके अंदर जो रिपील की जाती है वो है 395 ए के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल पार्ट 22 के अंदर आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, कुछ चैप्टर से रिलेटेड। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमने देखा है कौन थे, बी एन राव साहब थे, बी एन राव। आप तो सर बेनेगल नरसिंह राव was appointed as or B.N. Rao was appointed as a constitutional advisor during the formation of the constitution. इनका पूरा नाम क्या था, सर बेनेगल नरसिंह राव, B.N. राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये फर्स्ट ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिपेयर किया गया था। ये प्रेजेंट तो किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, प्रेजेंट तो बी आर अंबेडकर साहब ने किया था, परंतु इसको प्रिपेयर किया था बी एन राव साहब ने, ठीक है। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे है और ये क्वेश्चन लिया गया है घटना चक्र से, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय बी एन राव साहब के साथ प्रिपेयर किया गया था और ये प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव which was put before the drafting committee for the opinion, discussion and changes in it, ठीक है। तो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा था बी एन राव के साथ में, फिर उसको क्या है चेंज किया गया था एंड उसमें मॉडिफाई करके फिर उसको पहले ड्राफ्ट की फॉर्म में ओरिजिनल ड्राफ्ट proposed by Mr. Rao included 243 आर्टिकल एंड 13 शेड्यूल थे उसमें। उसके द्वारा फिर उसने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने उसको मॉडिफाई किया होगा, फिर उसको अडॉप्ट किया होगा, ठीक है। फिर उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रेजेंट किया था। When did the कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, ये क्वेश्चन आप बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना है, यदि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है क्या किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। नेशनल फ्लैग ऑफ आंसर फिर आप देख सकते हैं यहां से। नेक्स्ट इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, तो इसको अडॉप्ट किया गया था कब। सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था। ये दोनों अलग अलग बात है, यानी कि बनके कब तैयार हो गया था ये पहले में है, और दूसरा है कब फोर्स में आ गया था, इनेक्टमेंट कब हुआ था इसका, ठीक है। फोर्स में कब आता है, तो फोर्स में आया था उसको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
डेट कौन सी चुनी थी इन्फोर्समेंट की हमने? 26 जनवरी 1950, ठीक है। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं फोर्स में आने की डेट को। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसको हम क्या बोलते हैं, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी को बनके, 26 नवंबर को बनके ये तैयार हो गया था। इसका आंसर है ए फॉर आगरा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। 26 नवंबर की जगह हम कभी कभी 26 जनवरी भी लगा देते हैं एग्जाम प्रेशर में, ऐसी बातें होती रहती है, छोटा छोटा ध्यान रखना इन टर्म का। तो 26 जनवरी वाज सिलेक्टेड द डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सिलेक्ट की गई थी 26 जनवरी को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है। ए ऑप्शन है द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट, कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज ए इंडिपेंडेंस डे इन 1930 में हमने इसको, कांग्रेस ने इसको सेलिब्रेट किया था एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी को हम तभी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि लाहौर जो हमारा जो लाहौर सेशन के बाद में 26 जनवरी 1930 को पहला संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ये सॉरी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो पहला हमारा जो सेलिब्रेट किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 1930 के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा है। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज प्रोमगलेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन में होती है एंड इन 1929, ठीक है। तो कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया था लोगों को, और ये इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। एंड आफ्टर दैट कांग्रेस हैज रेगुलरली ऑब्जर्व 26 जनवरी को रेगुलरली इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता था कांग्रेस के द्वारा। एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज मैंडेटेड टू कम इनटू फोर्स विद इन इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टू कॉमेमोरेट द 1929 डिक्लेरेशन, यानी कि जो ये पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुई थी 1929 में, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, इसी के लिए हमने क्या है 26 जनवरी की डेट को चुना था, ठीक है। नेक्स्ट इज बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सी सीट से ये इलेक्ट होके आए थे, ये आप मेरे को बताओगे। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो ये चुन के आए थे पहले, सबसे पहले वो ईस्ट बंगाल से चुन के आए थे, वेस्ट बंगाल से नहीं, ईस्ट बंगाल, ठीक है, से चुन के आए थे। तो इसका आंसर वैसे तो ईस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद में पार्टीशन हो जाता है भारत का पाकिस्तान से, तब ये यानी कि जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान के पास चला जाता है, ठीक है। बांग्लादेश वाला जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उसी को क्या बोलते हैं हम, ईस्ट बंगाल, तो वहां से ये चुन के आए थे। तो सिंस ये ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला जाता है तो उनकी सीट बदली जाती है और फिर वो पुणे से इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। तो पुणे पड़ता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे वो कहां से हैं, बी, इस ऑप्शन में सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। यदि ईस्ट बंगाल होता तो हम ईस्ट बंगाल चुनते, ठीक है, पहली बार, ठीक है। तो इन द प्रीलिमिनरी जो पहली बार इलेक्शन हुए थे 1946 में, प्रीलिमिनरी इलेक्शन इन 1946, डॉक्टर अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अनडिवाइडेड बंगाल। तो ईस्टर्न बंगाल से इलेक्ट हुए थे। लेटर ऑन दिस रीजन बिकम ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड देन डॉक्टर अंबेडकर वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द पुणे सीट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बॉम्बे सीट से, ठीक है। एंड विच वाज वैकेंट, ये जो सीट थी किसके द्वारा, जो एम.आर. जयकर साहब थे उनके रेजिग्नेशन के बाद में ये सीट खाली पड़ी थी पुणे वाली, वहां से इनको चुना जाता है, ठीक है। तो किसको रिप्लेस किया था इसने, एम.आर. जयकर को रिप्लेस किया है अंबेडकर जी ने, ठीक है। सिंस डॉक्टर अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल नॉट वेस्ट बंगाल, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। ये स्टेटमेंट बताना है कि दिस व्यू इज क्रेडिटेड टू द, किसने ये बात बोली है, ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है आपको। तो इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो ईवर जोनिंग का है, ईवर जेनिंग्स। तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है ईवर जेनिंग्स, डी, ठीक है। तो इन देयर नेशनलिस्ट, ईवर जेनिंग ने क्या बोला था कि इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी कि माइनॉरिटी है उनका इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ये क्रिटिसाइज किया गया था इसके द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ये तो हम देख चुके हैं, किसने बोला था ये बताना है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर बताएं क्या, नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो बताने का कोई मतलब नहीं है। हाउ मेनी वोमेन मेंबर वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कितने वोमेन मेंबर थी ये बताओगे मेरे को, कितने वोमेन्स थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोमेन्स कितनी थी, महिलाएं थी संविधान सभा में,
कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी थी ये याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, परंतु 2-3 बार पढ़ लीजिए, आप कुछ याद रह जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, कभी ऑप्शन दे सकते हैं, तो यूपीएससी का पता नहीं है, दे सकती है, फैक्चुअल भी पूछती है, तो वो हो सकता है कि मैथ कॉलम आ जाए और उनमें से 15 ही है, तो 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रह सकती हैं। ठीक है, पहली जो वुमेन मेंबर थी वो थी अम्मू स्वामीनंदन। ठीक है, स्वामीनंदन। ठीक है, सेकंड इज एनी मैस्क्रीन, थर्ड इज सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की जो मेंबर्स थी एमू स्वामीनंदन, एनी मैस्क्रीन, सरोजिनी नायडू। दक्षायनी वेल्युधान, जी दुर्गाबाई देशमुख। हंसा मेहता भी संविधान सभा की मेंबर थी। कमला चौधरी, हंसा मेहता, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम आयज रसूल, सुचेता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की बहन थी। तो ये थी 15 वुमेन जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। तो 1-2 बार इसको पढ़िए, आप याद कर सकते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, सरोजिनी नायडू, दक्षायन वेल्युनाथन, देन दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम आयज रसूल, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये था हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। धन्यवाद। एंड यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।